चलें शुरू करें। डबल स्टार करके लिखना, रिजल्ट ही है लिखना। इफ वेक्टर एफ ऑफ टी, इफ वेक्टर एफ ऑफ टी कॉमा वेक्टर जी ऑफ टी, वेक्टर जी ऑफ टी आर वेक्टर फंक्शंस, आर वेक्टर फंक्शंस, are vector functions of scalar variable, scalar variable, scalar variable t and phi of t, and phi of t is a scalar function, is a scalar function, is a scalar function of scalar variable t, of scalar variable t, of scalar variable t, then dash। पहली बात सुनो, ये कह के आ रहे हैं, इन्होंने दो वेक्टर फंक्शन लिए। वेक्टर फंक्शन कौन होते हैं? ऐसी क्वांटिटीज या ऐसे फंक्शंस जिनको बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़े, या आपके स्पेस में पॉइंट टू पॉइंट वो कोई पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड, कोई नहीं, हम जान रहे, जाम लगा हुआ है तो। हाँ अच्छा, बैंक गए थे, वो भी जाम ही है समझ लो। बैंक में चले जाओ, फला काउंटर फला काउंटर, कोई टेंशन नहीं है ना, हम भी इत्मीनान में थे, अभी कुछ पढ़ाई नहीं, टेंशन ना लो, इत्मीनान में ना। सुनो, दो वेक्टर फंक्शन लिया इन्होंने। वेक्टर फंक्शन कल भी हम लोग देखे हुए थे। वेक्टर फंक्शन में होता यह है कि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो आपके दिए गए स्पेस में या आपके दिए गए डोमेन में पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों अटेम्प्ट कर रही होती हैं, यानी उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको बताने के लिए आपको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ रही हो, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही हो, तो उनको हम लोग वेक्टर पॉइंट फंक्शन या वेक्टर फंक्शन कहते हैं। तो एफ और जी हमारे पास इसी तरीके से वेक्टर फंक्शन है। जैसे एक स्पेस में एक प्लेन कर्व पर आप वेलोसिटी बता रहे हो, जब प्लेन कर्व पर वेलोसिटी बता रहे हो तो वेलोसिटी आपकी कैसी फंक्शन होती है? वेक्टर फंक्शन होती है। अगर आप किसी प्लेन पर या किसी पार्टिकल पर फोर्स बता रहे हो तो वो भी आपका कैसा फंक्शन है? वेक्टर फंक्शन होगा। अब फोर्स कई चीजों पर डिपेंड करता है, तो कोई स्केलर वेरिएबल है टी जिस पर आपका फोर्स डिपेंड कर रहा है। फोर्स कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? फोर्स कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। अगर चीजें भारी होंगी तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, और हल्की होंगी तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा, हाँ या ना, मानते हो? तो जो उनका वेट होता है, वेट के लिए क्या ऐसा है कि किसी को पूरब में रखोगे तो ज्यादा वेट आएगा, पश्चिम में रखोगे तो कम आएगा? ऐसा तो है नहीं। वेट होता है W बराबर M इंटू जी, हाँ या ना? तो वेट, मास तो आपका कांस्टेंट है, जी आपका वेरी करता रहता है पॉइंट टू पॉइंट। तो जगह पूरी पूरी बदल जाए तो उससे जी बदलेगा, इसकी कोई खास गारंटी नहीं है। यानी ऑलमोस्ट जैसे इस कमरे में जी की वैल्यू लगभग कांस्टेंट मानी जाएगी। तो जाहिर सी बात है, इस कमरे में कोई पार्टिकल आप उठाओ, कोई भी पार्टिकल उठाओ, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर प्लेस करो तो उसके M इंटू जी यानी उसके वेट में कोई खास फर्क नहीं आएगा। तो इसका मतलब आपका जो वेट हो गया वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर या स्केलर? स्केलर या वेक्टर? सोच लो, वेट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। आपको डायरेक्शन तो बतानी नहीं है कि डायरेक्शन कैसी है, ठीक? तो ये कह रहे हैं कि जैसे आपने को किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाना है प्लेन कर्व पर, तो वो जो फोर्स होगा क्या वो उस वेट पर डिपेंड करेगा कि नहीं? तो वेट मेरा कैसा हो गया? स्केलर पैरामीटर हो गया, तो वो आपका कौन हो गया? टी हो गया, ठीक? और आप जो फोर्स लगा रहे हो वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, वो एफ या जी में से किसी एक को मान लो। तो ये आपके वेक्टर फंक्शन है जो किसी स्केलर वेरिएबल टी पर जाकर के डिपेंड करते हैं। क्लियर हुआ? इसके साथ साथ ये और कह रहे हैं कि फाई ऑफ टी जो आपका है वो कैसा फंक्शन है? स्केलर फंक्शन है। स्केलर फंक्शन ऐसे फंक्शन जिनको स्पेस में बताने के लिए आपको डायरेक्शन नहीं, केवल और केवल किसकी जरूरत पड़े? मैग्नीट्यूड। कल एग्जांपल लिखाए थे, जैसे एग्जांपल के तौर पर टेम्परेचर हो गया आपका, तो फाई ऑफ टी आपका हो गया स्केलर फंक्शन। अगर ये बातें हैं तो नीचे लिखी गई बातें हमेशा सही होंगी। थ्योरम ये है, पहला लिख रहे हैं कि लिमिट व्हेन t अप्रोचेस टू t0 ऑफ f ऑफ वेक्टर f ऑफ t प्लस माइनस वेक्टर g ऑफ t। मेरे दोनों ही वेक्टर फंक्शन, ये बात ध्यान रखना, मेरे दोनों ही वेक्टर फंक्शन सेम स्केलर वेरिएबल t पर डिपेंड करते हैं, ठीक? तो ऐसे इन दोनों के सम
या इन दोनों के डिफरेंस की जो लिमिट होगी किस पर, when t approaches to t0, ये इनकी इंडिविजुअल निकाली गई लिमिट के सम या डिफरेंस के बराबर होती है। यानी जो हम रियल एनालिसिस में रूल पढ़ते आए हैं लिमिट का रियल वेरिएबल में, वही आपके वेक्टर में भी सही होते हैं। दिस इज इक्वल टू, ये बराबर होता है लिमिट ऑफ वेक्टर f of t when t approaches to t0 प्लस माइनस लिमिट वेक्टर g of t when t approaches to t0। कह सकते हो हम तुमको लिमिट अलजेब्रा लिखा रहे हैं एक तरह से, ठीक। प्लस लोगे तो प्लस का साइन, माइनस लोगे तो माइनस का साइन। दूसरा नियम लिखना, ठीक। सेकंड, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं सेकंड, लेकिन ध्यान रखना प्रोडक्ट दो तरह के हैं आपके पास, क्योंकि वेक्टर एफ वेक्टर जी दोनों आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी हो सकता है, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। हम लिमिट का किस्सा दोनों में पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट पर एफ और जी के डॉट प्रोडक्ट की लिमिट क्या होगी और क्रॉस प्रोडक्ट में इनकी क्या होगी, दोनों के लिए नियम लिखा रहे हैं। लिमिट व्हेन t approaches to t0 of vector f of t dot vector g of t, ठीक, इज इक्वल टू, दोनों की इंडिविजुअल लिमिट निकाल करके उनका क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो, उसी के बराबर होगी। दिस इज इक्वल टू लिमिट t approaches to t0 वेक्टर f of t, ठीक, डॉट लिमिट t approaches to t0 वेक्टर g of t। दोनों ही वेक्टर फंक्शन की इंडिविजुअल लिमिट निकाल करके उनका क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट। तो ये इनके प्रोडक्ट के डॉट प्रोडक्ट के लिमिट के बराबर बैठता है, और यही किस्सा होता है क्रॉस प्रोडक्ट में भी, कुछ बदलता नहीं है। वहां लिख दो थर्ड में, थर्ड लिमिट t approaches to t0 वेक्टर f of t क्रॉस वेक्टर g of t is equal to limit t approaches to t0 वेक्टर f of t वेक्टर f of t क्रॉस लिमिट t approaches to t0 वेक्टर g of t, g of t। फाई ऑफ टी को स्केलर नहीं कहा है, फाई ऑफ टी को स्केलर फंक्शन कहा है, ख्याल रखना इस बात का। फाई ऑफ टी इज नॉट अ स्केलर या फिर कांस्टेंट क्वांटिटी, वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन जनरली वो कौन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है। स्केलर पॉइंट फंक्शन मतलब पॉइंट टू पॉइंट उसकी भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, बस मैग्नीट्यूड बदलेगा लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलेगी। डायरेक्शन सॉरी, आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ठीक। तो अगर ये कहा जाए कि एफ ऑफ टी पर फाई ऑफ टी का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी हमने किया क्या, हमने अपने वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी को फाई ऑफ टी टाइम्स कर दिया। अब चूंकि ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, तो इनके बीच में डॉट और क्रॉस जैसी कोई चीजें मायने नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपने एफ ऑफ टी को फाई ऑफ टी टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं। और ऐसे केस में अगर कोई लिमिट लगा देना, तो कभी ये मत सोचना कि ये कांस्टेंट के जैसा बिहेव करेगा। जैसे आप कांस्टेंट में सोचो a इंटू वेक्टर एफ ऑफ टी पर अगर लिमिट लगाई जाए, तो इसका मतलब होता है लिमिट ऑफ एफ ऑफ टी का a टाइम्स, इसका मतलब ये होता है। लेकिन अगर आपने स्केलर पॉइंट फंक्शन मल्टीप्लाई किया है तो ये बात नहीं होगी। तो स्केलर पॉइंट फंक्शन की अलग लिमिट निकाली जाएगी, वेक्टर फंक्शन की अलग लिमिट निकाली जाएगी। मतलब ये a टाइम्स नहीं होगा, बल्कि ये लिमिट ऑफ फाई ऑफ टी टाइम्स हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगली बात ये लिखना, मिटा दें इसको, अच्छा लिख लो तब मिटाएं। चल नहीं भाई, बहुत जगह है उसमें, 74 जीबी तो है ही है ना। कल 34 जीबी का बना था, 10 जीबी बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्रेस मारेंगे। मिटा दें, हुआ अर्पित। लिखना अगला, कितने हो गए, 3, चौथा लिखना, चौथा लिमिट
when t approaches to t0, phi of t into vector f of t is equal to limit when t approaches to t0 of phi of t into limit when t approaches to t0 vector f of t ये रहा। पांचवा, अगर कोई मॉड एफ ऑफ टी की लिमिट मांगे, कितना मॉड एफ ऑफ टी की लिमिट मांगे, तो उसका मतलब है लिमिट एफ ऑफ टी का मॉड कर देना, यानी लिमिट टी अप्रोचेस टू t0 मॉड एफ ऑफ टी, इसकी लिमिट मांगी गई कि आपके वेक्टर फंक्शन का उसने मॉड निकाल लिया और मॉडुलस वैल्यू निकाल करके उसकी लिमिट निकाली, मॉडुलस वैल्यू निकाल करके तब लिमिट मांग रहा है, तो इसका मतलब है कि द मॉडुलस वैल्यू ऑफ टेंडेंसी ऑफ एफ ऑफ टी, यानी दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ लिमिट टी अप्रोचेस टू t0 वेक्टर एफ ऑफ टी। आप एफ ऑफ टी की टेंडेंसी निकाल लो, जब मॉड एफ ऑफ टी की टेंडेंसी मांगे ना, तो आप एफ ऑफ टी की टेंडेंसी निकाल करके उसका क्या निकाल लो, मॉड। रीजन क्या, ये भी स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी। अब हाँ या ना भाई, मॉडुलस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे हम तुमसे कहें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसका मॉड क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, स्केलर क्वांटिटी है। तो आपसे किसी स्केलर क्वांटिटी की लिमिट मांग रहा है, तो इसका मतलब अपने वेक्टर क्वांटिटी की जो लिमिट आएगी उसका मॉड निकाल दो। इसके बाद अब हम डेरिवेटिव लिखाएंगे। चलिए, हेडिंग डाल देना, डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर एफ ऑफ टी with respect to a scalar, with respect to a scalar, हम किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन की लिमिट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, यानी हम किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, स्केलर के रिस्पेक्ट में, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू अ स्केलर। इसमें लिखना let vector r is equal to vector f of t, let vector r is equal to vector f of t। सुनो, अगर आप t में थोड़ा बदलाव करो तो जाहिर सी बात है वेक्टर f में बदलाव होगा, क्योंकि वेक्टर f इज द फंक्शन ऑफ t होता है। तो ऐसे केस में जाहिर सी बात है कि when t suffer a change, this implies that vector f of t also, वेक्टर f of t में भी बदलाव होगा। यानी अगर हम t को हल्का सा बढ़ा करके t प्लस कितना कर दें, डेल्टा t कर दें, तो निश्चित तौर पर हमारा जो वेक्टर f of t है ये बदल करके वेक्टर f of t प्लस डेल्टा t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मानते हो इस बात को। एग्जाम्पल के तौर पर वेक्टर एफ ऑफ टी एक कैसा फंक्शन है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, यानी पॉइंट टू पॉइंट अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है और अपनी डायरेक्शन भी बदल रहा है। तो आप एक पॉइंट से हट करके दूसरे पॉइंट पर गए, ठीक, मान लो ये फ्लो होता, और ऐसा फ्लो है जो कि डायरेक्शनल फ्लो है, जिसमें एक डायरेक्शन है, तो जब ही एक जगह से दूसरी जगह पर आया तो डायरेक्शन चेंज हुई होगी, यानी उसमें बदलाव आया। तो जब उसमें बदलाव आया तो ये बदलाव पूरे के पूरे फंक्शन पर नजर आएगा, यानी हम वेक्टर r को बदल करके कितना कर दें, r प्लस डेल्टा r, तो कितने का चेंजिंग आई डेल्टा वेक्टर r की चेंजिंग आई, और किस वजह से आई, t की वजह से आई। t में आपने कितने की चेंज की है,
डेल्टा टी चेंज किए, तो इंस्टेंटेनियस रेट अगर हम निकालें तो डेल्टा वेक्टर आर डेल्टा टी बना कि नहीं बना। और इंस्टेंटेनियस रेट आपका क्या होता है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तात्कालिक, तात्कालिक का मतलब बहुत माइन्यूट चेंज आपने किया हुआ है और उसी की वजह से ये बदलाव आ गया, तो आप वही रेट निकाल रहे हो। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल कहा जाएगा, और हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे डी वेक्टर आर डी टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, पुरानी वाली बात, बदला हुआ फंक्शन माइनस पुराना फंक्शन डिवाइडेड बाई वो इंटरवल जिसमें आपने बदलाव लिया, यानी वेक्टर एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस पुराना फंक्शन वेक्टर एफ ऑफ टी अपॉन आर्गुमेंट में हुआ बदलाव डेल्टा टी। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और यही मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, लिखेंगे डी वेक्टर आर डी टी। समझ में आई ये बात? चले लिखा जाए। डिफरेंशिएबल ना होने का मतलब समझते हो? अगर डिफरेंशिएबल ना हुआ तो एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन आपको दिया गया, वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर जाकर के आपने उसके डेरिवेटिव को निकालने की कोशिश की, डी वेक्टर आर डी टी आपकी कैसे लिमिट एग्जिस्ट ही ना की। लिमिट का मतलब टेंडेंसी का एग्जिस्ट ना करना। टेंडेंसी किसकी निकाल रहे हो, वेक्टर क्वांटिटी की, तो जाहिर सी बात है वेक्टर क्वांटिटी की टेंडेंसी भी वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी कि नहीं आएगी। वो दोहरी लिमिट लेने चालू कर दे, मतलब दो डायरेक्शन लेना चालू कर दे। पॉसिबल है दो डायरेक्शन, पॉसिबल है दो डायरेक्शन। एक बार पता चल रहा है कि आई कैप की डायरेक्शन में भाग रहा है, एक बार जे कैप की डायरेक्शन में भाग रहा है, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। इसका मतलब आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी बहुत साफ सुथरी कंडीशन होती है, आपका फंक्शन अपने बारे में बहुत सारी बातें बता देता है डिफरेंशिएबल होते ही। तो अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है वो अपने बारे में बहुत इंफॉर्मेशन देने की तैयारी में नहीं है। देखना, लेट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर एफ ऑफ टी, ठीक। बी a function be a function be a function of variable scalar variable लिखते हैं ना, of scalar variable t, ठीक। if यदि लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा r डेल्टा वेक्टर r अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो बदला हुआ फंक्शन वेक्टर f ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस पुराना फंक्शन वेक्टर f ऑफ t अपॉन आर्गुमेंट में हुआ बदलाव डेल्टा t एग्जिस्ट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो एग्जिस्ट, देन द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, इस लिमिट की जो वैल्यू आएगी, देन द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज कॉल्ड कही जाती है द डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर आर, ठीक, एंड डिनोटेड बाय या विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक, एंड डिनोटेड बाय डी वेक्टर आर डी टी, ठीक, और वेक्टर आर डॉट सिंपली ऐसा भी लिखा जाता है। एक बार का डिफरेंशिएशन है तो वेक्टर आर डॉट, दो बार का है तो आर डबल डॉट, तीन बार का है तो आर ट्रिपल डॉट, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा आप सुनो, अगर तुमको ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी ना कि ये बनाएं ये लिखें बवाल वाला काम है, तो इसको यहां मत करना। इसका एक और होता है, ऊपर तो आप डॉट लगाओ, नीचे आप लाइन, नीचे वाली लाइन भी आपको बताती है कि एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। किताबें आसान होती है भाई, किताबें बोल्ड लेटर का टाइप कर देती हैं तो पता चलता है हाँ ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरो नहीं लगाती हैं। एरो तो हम लोग लगाते हैं क्योंकि हम लोगों की मजबूरी है ये दिखाना कि ये वेक्टर क्वांटिटी, अदरवाइज बार बार लिखना पड़ेगा कि लेट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
हाँ, इन लोगों को ट्रेनिंग लगी है क्या? आयुषी का मैसेज है, बीटीसी में यूनिट टेस्ट और उसके बाद 1 महीने की ट्रेनिंग लगी है, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। 1 महीने ट्रेनिंग लगाए, सही है ये, कुल सिखा देंगे। ये अब ये नहीं लिखा रहे हैं कि इट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, वो तो पता चल ही रहा है कि उसको लिखा ऐसा गया है कि एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। ये अच्छा, ये बताओ क्या ये भी अब छोटी छोटी बातें लिखाएं कि डेल्टा वेक्टर आर कौन है? डेल्टा वेक्टर आर हमारे वेक्टर आर में होने वाला वो माइन्यूट चेंज है जो टी में डेल्टा टी के बदलाव होने पर हुआ है। क्लियर हुआ? तो ये सब नहीं लिखा रहे ना, बहुत सतही चीज हो जाएगी, मिटाया जाए इसको। अच्छा अब सुनो, जो आपका ये वेक्टर फंक्शन आया हुआ है, वेक्टर फंक्शन का डिफरेंशिएशन स्केलर के रिस्पेक्ट में कैसा आया? वेक्टर फंक्शन आया, अगर ये वेक्टर फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा तो इसका भी एक और डेरिवेटिव आएगा, जो ऊपर वाले का सेकंड डेरिवेटिव और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाएगा, उसको हम लिखेंगे d2 वेक्टर r dt2। क्लियर हुआ? और चाहे आप लिख दो r डबल डॉट। अब जो आपका सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है वो भी आपका वेक्टर फंक्शन हो गया, अगर वो भी डिफरेंशिएबल हुआ तो थर्ड डेरिवेटिव भी आएगा। यह जरूरी नहीं है कि एक बार डिफरेंशिएट हो गया पहला डेरिवेटिव आ गया तो वो भी डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी, पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो इसीलिए अगर फर्स्ट डेरिवेटिव भी डिफरेंशिएबल हुआ तो सेकंड डेरिवेटिव मिलेगा, सेकंड हुआ तो थर्ड मिलेगा, थर्ड वाला डिफरेंशिएबल हुआ फोर्थ मिलेगा, और यही होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्लियर है ये बातें? मिटा दे। नोट लिखना, नोट लिखना, if vector r dot, if vector r dot is differentiable, if vector r dot is differentiable, then its derivative, then its derivative then its derivative is denoted by d2 vector r dt2 और अथवा वेक्टर r डबल डॉट। ठीक, सेकेंड डेरिवेटिव भी आपका होगा। चलो अब इनके डिफरेंशिएशन फार्मूले लिख लिए जाए कि आप कैसे इनको डिफरेंशिएट करोगे। लिखें, डबल स्टार बना करके लिखना, फिर लिखना इफ, यदि वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर डिफरेंशिएबल, अगर ये तीन आपके डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन हैं, डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शंस, differentiable vector functions of a scalar t, किसी स्केलर क्वांटिटी t के ये तीन दिए गए डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन हैं, तो ऐसे केस में ठीक, एक और लेना, एंड फाई इज अ डिफरेंशिएबल, स्केलर फंक्शन इसका, लेकिन ये याद रखना फाई भी सेम स्केलर टी के लिए ही वेरिएबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी को तो टी पर डिपेंडेंट मान लो और फाई को किसी और पर डिपेंडेंट मान लो ना। यहां पर जितने भी लिखे जाए, चाहे वो वेक्टर फंक्शन लिखे जाए चाहे वो स्केलर पॉइंट फंक्शन लिखे जाए, वो सभी के सभी एक ही पैरामीटर टी के ऊपर क्या कर रहे होंगे? डिपेंड कर रहे होंगे। क्लियर हुआ? ठीक, एंड फाई is differentiable scalar function of the same variable t,
ऑफ द सेम वेरिएबल t, देन, तब ऐसे मामलों में डैश कर देना और देन करके पहला दूसरा पॉइंट लिखते चालू करना। ठीक, दो वेक्टर फंक्शन के सम का डिफरेंशिएशन, दो वेक्टर फंक्शन के सम का डिफरेंशिएशन उनके इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन के सम के बराबर होता है। यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डी डी टी डी वेक्टर ए डी टी प्लस डी वेक्टर बी डी टी के बराबर। पहला लिखना डी डी टी ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, द डिफरेंशिएशन ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर फंक्शन is equal to sum of their individual derivative d vector a dt plus d vector b dt। ये पहला रूल ये है। सेकंड अपने पास है डी डी टी ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन। हम लोग उधर रूल पढ़े हुए हैं, अगर मेरे पास एक फंक्शन है f1 दूसरा है f2 और मुझको f1 इंटू f2 का डिफरेंशिएशन करना हो तो हम क्या लिखते हैं, f1 डिफरेंशिएशन ऑफ f2 प्लस फिर f2 डिफरेंशिएशन ऑफ f1। रूल्स नहीं बदलेंगे, यहां भी रूल्स सेम रहेंगे, लेकिन अब यहां पर पुराने तरीके से मनमाना काम नहीं कर सकते, ऑर्डरिंग का ख्याल करना पड़ेगा। ऑर्डरिंग का ख्याल ये है, जैसे आप लिखो दिस इज इक्वल टू डी वेक्टर ए डी टी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट डी वेक्टर बी डी टी। ऐसा नहीं कि जिसको जैसे पाओ वैसे लिख दो, क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो चलो कम्यूट करते हैं, उधर आप बच जाओगे, क्रॉस प्रोडक्ट में आप बुरे फंस जाओगे। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आपने लिखा वेक्टर ए क्रॉस डी वेक्टर बी डी टी और आपने जल्दबाजी में लिख दिया डी वेक्टर बी डी टी क्रॉस वेक्टर ए, तो दोनों के मतलब अलग अलग है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन साइन अलग जाएगा। क्लियर हुआ? तो लिखना इसको डी डी टी ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट डी वेक्टर बी डी टी प्लस डी वेक्टर ए डी टी डॉट वेक्टर बी। झूठा ही कॉल किए हैं इस टाइम। तीसरा थर्ड डी डी टी ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, कोई रूल्स नहीं, सेम रूल्स काम करेगा, बस डॉट की जगह पर कितना लगा दो, क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन ये याद रखना ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो ये आएगा दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस डी वेक्टर बी डी टी प्लस वेक्टर ए डी वेक्टर ए डी टी क्रॉस वेक्टर बी। ये तो लिखाए थे तुम लोगों को, ये मुझको याद है, ये लिखाए थे। इसके पहले वाला पता नहीं लिखाए थे कि नहीं, इसके पहले वाला नहीं लिखाए थे, हम बहुत शॉर्ट में वहां पर लिखाए थे, शायद अगर मुझको सही याद है डी वेक्टर ए डी टी लिखाए थे, और लिमिट ऑफ टी अप्रोचेस टू डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, कितना ए ऑफ टी माने हुए थे ना वहां पर, हाँ वहां ए ऑफ टी माने हुए थे, कुछ नहीं वो सिंबल की बात है। इसके बाद यही सारे रूल्स आ गए थे कांस्टेंट वेक्टर बता करके ही। इसके बाद लिखना चौथा, सोचो अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक मैंने प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन सीखा लेकिन प्रोडक्ट में भी मैंने सिर्फ शुद्ध वेक्टर फंक्शन को ही आपस में प्रोडक्ट लिया, एक बार डॉट प्रोडक्ट एक बार क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम कर क्या रहे हैं, अब हम अपने वेक्टर फंक्शन को स्केलर फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब अपने वेक्टर फंक्शन को 5 टाइम्स कर दे रहे हैं और उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। रूल्स आज भी नहीं बदलेंगे, सेम टू सेम चलेंगे। लिखना डी डी टी ऑफ फाई ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना, फाई डी वेक्टर ए डी टी डी वेक्टर ए डी टी प्लस
डी फाई डी टी इंटू वेक्टर ए, इंटू वेक्टर ए, ना डॉट प्रोडक्ट ना क्रॉस प्रोडक्ट, समझे रखना। ठीक, फाई एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी में डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता, सीधे बस उतने टाइम्स हो जाता है। तो डी वेक्टर ए डी टी फाई टाइम्स प्लस वेक्टर ए डी फाई डी टी टाइम्स। अब हम लोग एक पढ़े स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बॉक्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब हम इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी अब तक तो मैंने डिफरेंशिएशन किया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का, फिर किया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। अब सामने वाला पूछ ले कि ये तो दो वेक्टर की बात हो गई, अगर हम तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट उठा ले तो उसके लिए डिफरेंशिएशन का रूल क्या होगा। रूल्स आज भी एकदम क्लियर है, चलिए देखना। पांचवा लिखना, पांचवा, डी डी टी ऑफ बॉक्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। बहुत आसान है, पता है, तीन स्केलर डायरेक्ट प्रोडक्ट, जो आपके तीन स्केलर प्रोडक्ट होंगे उनके सम के बराबर होता है, और ये है दिस इज इक्वल टू इसका बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ डी वेक्टर ए डी टी वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए डी वेक्टर बी डी टी वेक्टर सी प्लस बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी डी वेक्टर सी डी टी। इन तीनों के सम के बराबर होगा, नोट कर दो, आसान है। अब क्रॉस प्रोडक्ट कर देना तो भी नियम नहीं बदलेगा, यही नियम फिर भी चलेगा, बस सब जगह पे क्रॉस आ जाएगा, उसको भी लिख लेना। छठा, डी डी टी ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू डी वेक्टर ए डी टी क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए क्रॉस डी वेक्टर बी डी टी क्रॉस वेक्टर सी प्लस अगला हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस डी वेक्टर सी डी टी। रूल्स खत्म। हो गया। इसके बाद लिखना, हाँ एक चीज ये याद रखना, लिखा नहीं दिमाग में रखना, कि जब आप डी डी टी ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी निकाल रहे होगे, साइक्लिक ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ मत करना, इसका साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रहेगा। ठीक, भले वो स्केलर क्वांटिटी है, इसके बावजूद भी साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखना। रीजन जान रहे हो क्यों? क्योंकि जब आप वेक्टर बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी कर रहे हो तो आप लिख क्या रहे हो, आप लिख रहे हो वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी लिख रहे हो। अगर साइक्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किए और तुमने गलती से भी सी क्रॉस बी भर दिया तो वही साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए साइक्लिक ऑर्डर इनका मेंटेन रखना है। क्लियर है? पहले भी लिखा है कि बॉक्स प्रोडक्ट में साइक्लिक ऑर्डर अगर मेंटेन रहे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, अदरवाइज मैग्नीट्यूड तो बच जाता है लेकिन डायरेक्शन पलट जाती है। इसके बाद लिखना डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन
ऑफ अ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। अब तक हम वेरिएबल टी पर डिपेंड कर रहे थे, अब जो आपको वेक्टर फंक्शन दिया गया है वो किसी फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है, ना कि किसी पर्टिकुलर एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। यानी अब जो वेरी कर रहा है वो खुद में एक फंक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे फोर्स है, फोर्स आप एक बड़े पैकेट के ऊपर लगा रहे हैं, एक छोटे से पार्टिकल पर लगा रहे हो, जैसे किसी ईंट पर फोर्स लगाओ, तो जाहिर है एक बहुत छोटी सी ईंट जो होगी वो एक सॉलिड मटेरियल आपका हो गया है, आप ईंट के वजन को बढ़ा घटा नहीं सकते हो, जैसी दिख रही वैसी ही है, तो वो सिंगल वेरिएबल पर आप फोर्स लगा रहे हो, वो वहीं पर वेरी करेगा। लेकिन आप एक बड़ा सा बॉक्स ले लो, उस बड़े से बॉक्स के अंदर में आप सामान रखो, अब जैसे आप बड़े से बॉक्स के अंदर में सामान रखो, फोर्स भी आपको उसी के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। सामान की पोजीशन कई बार आपके फोर्स को डिसाइड कर रही थी, मानते हो कि नहीं मानते हो? सामान की पोजीशन कई बार, जैसे आप बाल्टी में कपड़ा रखो, बाल्टी में नीचे आप हल्के कपड़े रख दो और ऊपर आप भारी कपड़े लेकर के चले आओ, तो अगर जो बाल्टी का हैंडल होता है उस तक भारी कपड़ा पहुंच गया है, तो जब आप बाल्टी उठाओगे तो जो है एक तरफ ज्यादा वेट होगा उधर वो लचक जाएगी और उधर फिर आपको संभालना पड़ेगा। और अगर यही भारी कपड़े नीचे हो जाएं तो जितना भारी नीचे होगा उतना सीजी नीचे चला जाएगा। अब जब आप उस पर फोर्स लगाओगे तो वो फोर्स आपका अलग तरीके से बिहेव कर रहा होगा। तो डिपेंड करता है जो आपका सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर में जो वेरिएबल बैठे हुए हैं अगर आप उनमें भी बदलाव कर रहे हो तो भी बदलाव हो रहा है, तो वो आपका फंक्शन ऑफ फंक्शंस बन चुका है। अब तक आप सिंगल एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे थे, अब आप पूरे फंक्शन ऑफ फंक्शंस पर हो चुके हैं, मतलब जिस फंक्शन की आप बात करो वो भी जिन पर डिपेंड कर रहा है वो खुद भी कैसे हैं, एक फंक्शन के तौर पर वर्क कर रहे हैं। ये बात समझ आती है? हीट वगैरह के केस में भी आप इस बात को देख सकते हो, जैसे नॉर्मल अगर हम प्रेस करें तो केवल फिलामेंट पर काम करता है, जितना फिलामेंट गर्म होगा उतना ही आपका आयरन गर्म होगा, हाँ या ना? तो सिंगल वेरिएबल आपका हो गया है, सिंगल वेरिएबल। लेकिन जब आप तसले में आग जला रहे हो तो तसले में जब आग जलाते हो तो वो सूखी लकड़ी गीली लकड़ी दोनों आ गई, जब गीली लकड़ी आ जाएगी तो वो कैसा हो जाएगा? धीमा जलेगा, और जब सूखी लकड़ी आएगी थोड़ा तेजी से जलेगा, कहीं पेपर ऊपर किसी ने डाल दिया और तेज जलेगा। तो जो आग आपकी जो पूरे फंक्शन है वो अंदर में जो कई लोग पड़े हुए हैं उनका फंक्शन हो गया कि नहीं? अब अंदर भी फंक्शन पड़ा हुआ है और आपका फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है? फंक्शन पर आकर के डिपेंड कर रहा है। तो अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे किसका? फंक्शन ऑफ अ फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। इसमें लिखना, लैंग्वेज काटना है, लिखो लेट लेट वेक्टर आर, let vector r is a differentiable let vector r is a differentiable vector function, differentiable vector function of a scalar variable, of a scalar variable, of a scalar variable small s, and small s is a differentiable, is a differentiable, is a differentiable scalar function, scalar function of another scalar variable t, of another scalar variable, scalar variable t, ठीक? then कॉमा करके लिखना, then r is vector r is a function of t, is a function of t। ये कह रहे हैं कि जो आपका वेक्टर r है ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल फंक्शन डिपेंड करता है किस पर? s पर। लेकिन s आपका जो है, s आपका स्केलर वेरिएबल है, ठीक? और ये डिपेंड करता है जाकर के किस पर? सॉरी, ये स्केलर है, ये डिपेंड करता है किस पर? t पर। तो सीधी सीधी बात है,
आर डिपेंड कर रहा है किस पर, टी पर, क्योंकि आर बदल रहा है एस की वजह से और एस बदल रहा है टी की वजह से। तो जब जब टी बदलेगा तब तब एस बदलेगा और उसकी वजह से आर बदलेगा, यानी सीधा सीधा रिलेशन है, टी के बदलने से कौन बदलेगा, आर बदलेगा। तो आर का डिफरेंशिएशन कल को मांगा जाएगा तो किसके रिस्पेक्ट में देंगे, टी के रिस्पेक्ट में। लेकिन तकलीफ क्या है, तकलीफ है जब आप डी वेक्टर आर डी टी निकालने जाओगे तो पहले वेक्टर आर डिपेंड कर रहा है एस पर, तो उसका बदलाव किसके रिस्पेक्ट में देखा जाएगा, एस के, यानी लिखा जाएगा डी वेक्टर आर डी एस, ये हुआ। लेकिन अब एस में जो बदलाव हो रहा है वो किसकी वजह से है, टी की वजह से है, तो ये हो जाएगा इंटू डी एस डी टी। अब दिमाग दौड़ाना, इसमें से एक क्वांटिटी वेक्टर है, दूसरी कैसी, स्केलर है। क्लियर हुआ। तो चाहे आप लिखो डी वेक्टर आर डी टी डी एस डी टी, और चाहे आप लिखो डी एस डी टी डी वेक्टर आर डी टी, मतलब यही होगा कि आपकी वेक्टर क्वांटिटी डी वेक्टर आर डी टी इतने टाइम्स हो चुकी है। क्लियर हुई ये बात, लिखना इसी चीज को। इज अ फंक्शन ऑफ टी, लिखना। देन डी वेक्टर आर डी टी, डी वेक्टर आर डी टी इज इक्वल टू डी वेक्टर आर डी एस इंटू डी एस डी टी इंटू डी एस डी टी। मर्जी हो तो आप डी एस डी टी को पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये याद रखना भैया, इसके नीचे चाहे तो एक बार ऐसे लिख लेना, ये कौन है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। एक वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी स्केलर क्वांटिटी। अब हेडिंग डालना कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर। सुनो, जैसा उसका नाम है कांस्टेंट वेक्टर, एक वेक्टर कांस्टेंट कब होगा, जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बांध दिया जाए, उसके पास एक ही डायरेक्शन हो और एक ही मैग्नीट्यूड हो, वो चेंज ही ना हो, है वो वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फिक्स कर लिया, दोनों में से कोई भी एक बदलेगा तो आपका वेक्टर अब कांस्टेंट नहीं रह जाएगा। तो अब दो टाइप के आपके पास निकल करके आएंगे, एक कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, एक कांस्टेंट इन डायरेक्शन। कांस्टेंट वेक्टर बनने के लिए आपको डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों पर कांस्टेंट हो जाना पड़ेगा। क्लियर हुआ, ठीक। लेकिन अगर आपका केवल डायरेक्शन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड नहीं, और अगर आपका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन नहीं, तो आपको बाय नेम बताया जाएगा कांस्टेंट वेक्टर इन डायरेक्शन या कांस्टेंट वेक्टर इन मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसमें लिखना कांस्टेंट वेक्टर में, बोले लैंग्वेज लिखना, अ वेक्टर इज सेड टू बी कांस्टेंट, या हम लिख ही दें, अ वेक्टर इज said to be constant, said to be constant only, केवल तब, only if, यदि both its magnitude and direction are fixed, एक वेक्टर तभी कांस्टेंट कहलाएगा जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कैसे हो, फिक्स्ड हो। लिखना, if anyone changes, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए चाहे डायरेक्शन, if anyone changes the vector will change, and thus it will not be constant,
and thus it will not be constant, और तब ये कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। अच्छा सोचो, अब ऐसे केस में अगर कोई कहे किसी कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव क्या होगा, अभी हम डायरेक्शन कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट इन डायरेक्शन नहीं लिखा है, अभी वो नहीं, ठीक, वहां पर पहले लिखा दिए थे, बीएससी में लिखा दिए, ये बात नहीं लिखाए थे, कांस्टेंट वेक्टर नहीं लिखा था, याद है मुझको, ये नहीं लिखाए थे, मुंह से बोले शायद थे, लिखाए नहीं थे, बोले थे खाली, हाँ इन लोगों को नहीं पढ़ा, इन लोगों से पूछो, किससे, तुमको पढ़ाई नहीं है तो काहे पूछ रहे हैं तुमसे, इन लोगों को पढ़ाए हुए हैं। वहां पर बस खाली दो बातें थी, और मेरे को अगर एग्जांपल याद है तो शायद वो बैल और कोल्हू का एग्जांपल लिए हुए थे। उसके बाद भाग लिए थे, यही होता है सेमेस्टर में, यही होता है, पाप है पाप। हाँ क्या लिखवाए हैं, कांस्टेंट वेक्टर लिखवाए तुम लोगों को, क्या लिखवाए हैं, ये नहीं लिखवाए थे ना, हाँ क्या यार तुम भी, कहे तो मेरी मेमोरी ठीक ठाक है, वो पहले ही लिख लिए होंगे कहीं से, नेहा नहीं लिखी हैं, उतना ही लिखी हुई है, कहाँ लिखे हैं बताओ। ये अब तक कहे थे लिखवाए हैं, अब फंस गए, मिला रोहित, हेडिंग आप लिखवाए हैं, हाँ उसके अंदर आप सब हेडिंग में, हाँ आप मैग्नीट्यूड और हाँ बिल्कुल, पूरा ये नहीं बताए हैं कि एग्जैक्ट कांस्टेंट वेक्टर क्या होता है, कांस्टेंट होने के लिए आपको दोनों को फिक्स करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड को भी और डायरेक्शन को भी, अगर आप किसी एक को फिक्स करते हो दूसरे को वेरी करते हो तो काहे का कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट का मतलब ही क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर जाएंगे वैल्यू वही देने वाले हैं, कुछ और नहीं, किसी भी पॉइंट पर जाएंगे डायरेक्शन एक ही देने वाले हैं, 20 डायरेक्शन नहीं, यानी फला पॉइंट पर गए। अच्छा सोचो, जब आप ये कहते हो कांस्टेंट इन डायरेक्शन, तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि यू आर फ्री फ्रॉम डायरेक्शन, इंडिपेंडेंट थोड़ी हो गए, एक डायरेक्शन ले लिए, पूरे स्पेस में गौर करना, इस मान लो यही अपना डोमेन है, इस पूरे डोमेन में आप यहां पर हो तो आपकी डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब डोमेन के इस पॉइंट पर आ गए तो भी डायरेक्शन यही होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम, ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड गलत हो जाए, इस पॉइंट पर आ गए ना तो यहां पर यही होना चाहिए। गौर करो, अगर हम लेंथ से मैग्नीट्यूड को बोले, मैंने सबकी लेंथ अलग अलग बनाई है कि नहीं बनाई है, अब ये वेक्टर मेरा कांस्टेंट नहीं रह गया है, सबकी लेंथ एक बराबर कर दो और किसी भी पॉइंट पर आओ, हर बार आपको डायरेक्शन सेम टू सेम मिल रही है, एक ही डायरेक्शन मिल रही है, तो ऐसे केस में आपका दिया गया वेक्टर कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट वेक्टर होगा। क्लियर हुआ, चलो क्या लिखवाने जा रहे थे यार, भूल गए, लिखवाने क्या जा रहे थे, कुछ बोल रहे थे ना, क्या बोलते हैं, हम खुद ही भूल गए यार क्या बोल रहे थे, हाँ सुनो क्या बोल रहे थे, याद आ गया, जैसे ये वेक्टर आर है, मैंने वेक्टर आर को कह दिया कि वेक्टर आर कैसा है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होगा किसमें, इन मैग्नीट्यूड में, इन मैग्नीट्यूड में, और कांस्टेंट हो जाएगा किसमें, इन डायरेक्शन, दोनों मैंने इसकी फिक्स कर दिए हैं, तो इसका मतलब जब वेक्टर आर इज इक्वल टू एफ ऑफ टी में हम टी को बदल करके टी प्लस डेल्टा टी कर देंगे, टी प्लस डेल्टा टी, उसके बावजूद भी आपको वेक्टर एफ ऑफ टी और वेक्टर एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी अलग अलग नहीं बल्कि क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे, तो आर में बदलाव कितने का हुआ, आर में बदलाव कितने का हुआ, जीरो का हुआ, यानी डेल्टा वेक्टर आर इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया, तो ऐसे केस में लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, इंस्टेंटेनियस रेट डेल्टा वेक्टर आर डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो अपॉन डेल्टा टी, रिजल्ट विल बी जीरो, और यही कौन होता है, डी वेक्टर आर डी टी इज इक्वल टू, यानी एक कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। क्लियर हुआ, लिखना इस बात को, फॉर अ कांस्टेंट वेक्टर, for a constant vector, for a constant vector vector r, for a constant vector vector r, delta vector r is equal to 0,
डेल्टा वेक्टर आर इज इक्वल टू 0। डेल्टा वेक्टर आर कौन है? चेंज है इन वेक्टर आर में। सो अब यही वाली बात लिख डालो, ये वाली बात थोड़ा गंदा गंदा लिखे हैं लेकिन ठीक ही है। यार एक चीज हम गलत लिख रहे हैं ना, तुम लोग भी नहीं टोक रहे हो। वेक्टर नहीं लगाया है। अरे वेक्टर क्वांटिटी का डेरिवेटिव वेक्टर क्वांटिटी आएगी। कहां पर लिमिट? बीच में लिमिट आप क्यों लगाए यार? मैंने 0 रख दिया ना, खत्म बात। डेल टी को हटा दें, डेल टी हटा दें। हम नहीं हटाएंगे, हम लिमिट लगा देंगे। छोड़ो, हम लिमिट लगा देंगे। डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। कौन सा? हाँ लिख सकते हैं। इसका मतलब किसी कांस्टेंट वेक्टर के लिए उसका डेरिवेटिव 0 वेक्टर होता है। मजे की बात सुनोगे? सुनो, अगर मेरा वेक्टर आर कांस्टेंट वेक्टर है, सॉरी छोड़ो, अगर मेरा वेक्टर आर एक वेक्टर है, ठीक, तो ऐसे में उसका डेरिवेटिव भी एक वेक्टर होता है, ठीक। लेकिन अगर वो एक कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका डेरिवेटिव वेक्टर तो होगा, लेकिन इस बार एक ऐसा वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन ही नहीं पता है, इनडिटर्मिनेट। 0 वेक्टर की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, जिस वेक्टर के साथ अटैच होगा उसी की डायरेक्शन को ले लेगा। तो इसका मतलब जिस दिन वेक्टर आर आपका कांस्टेंट वेक्टर बन गया, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट इन डायरेक्शन, सोचो उधर डायरेक्शन कांस्टेंट रखा, लेकिन उसका डेरिवेटिव क्या करेगा? उसका डेरिवेटिव कहेगा मेरी डायरेक्शन नहीं होनी, मेरी डायरेक्शन कांस्टेंट छोड़ो, है ही नहीं है, इनडिटर्मिनेट है, जिसके साथ अटैच करोगे उसी की डायरेक्शन ले लेंगे। क्लियर हुई ये बात? तो कोई अगर पूछे कि एक वेक्टर आपको दिया गया है, उस वेक्टर की डायरेक्शन को मैंने फिक्स किया हुआ है, तो उसके डेरिवेटिव की डायरेक्शन भी क्या फिक्स आएगी? जवाब है नहीं। एग्जाम्पल सॉलिड है, कांस्टेंट वेक्टर डायरेक्शन फिक्स है, लेकिन डेरिवेटिव की डायरेक्शन फिक्स नहीं है, बदलती रहती है, इनडिटर्मिनेट है। लिखना है डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन derivative of vector function in terms of its component, in terms of its component, its components। किसी वेक्टर के डेरिवेटिव निकाले जाएंगे लेकिन उसके कंपोनेंट के टर्म में निकाले जाएंगे। क्या? अरे ऐसा क्यों? इन पर देखना, जैसे हम वेक्टर आर ले रहे हैं, अब सुनो, ये डेरिवेटिव निकाल रहे हैं लेकिन किसके? कंपोनेंट के टर्म में निकाल रहे हैं, ध्यान देना। जैसे लेट वेक्टर आर इज इक्वल टू आपको दे दिया जाए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक, और आर को कह दिया जाए आर आपका टी का फंक्शन है, तो आपके पास जो डी वेक्टर आर डी टी होगा वो क्या होगा? डी वेक्टर आर डी टी ये आपका होता है, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वेक्टर आर ऑन डेल्टा टी। सही या गलत? यही लिखा जाता है। और ये एक्चुअल में कौन है? ये है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एक्स डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई डेल्टा टी जे कैप प्लस डेल्टा जेड डेल्टा टी के कैप। सही या गलत? भाई जब आप टी में बदलाव करोगे तो आपके हर कंपोनेंट एक्स वाई जेड तीनों में बदलाव होगा। एक्स का बदलाव डेल्टा एक्स, वाई का बदलाव डेल्टा वाई और जेड का बदलाव डेल्टा जेड। और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? डेल्टा टी के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना आएगा? ये आएगा दिस इंप्लाइज दैट डी वेक्टर आर डी टी इज इक्वल टू डी एक्स
डी टी आई कैप प्लस डी वाई डी टी जे कैप प्लस डी जेड डी टी के कैप। ये होता है किसी दिए गए वेक्टर का डिफरेंशिएशन उसके कंपोनेंट के टर्म में या डेरिवेटिव उसके कंपोनेंट के टर्म में। क्लियर हुआ? नोट करो। आप बताओ इसी तरीके से क्या सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकते हो? बस सिंपल। नहीं बच्ची, एक्स वाई जेड अब स्केलर होंगे। गौर करना गौर करना, सुनो। वेक्टर आर को मैंने क्या लिखा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये पूरा वेक्टर है, लेकिन गौर करो, आई कैप मतलब यक्स की डायरेक्शन में आपने कितने यूनिट लिया? एक्स यूनिट लिया। कौन सा? नहीं, एक्स कोई एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई एक स्केलर क्वांटिटी। इधर इधर गौर करना। जैसे वेक्टर आर आपका है, वेक्टर आर हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये है ना। तो मतलब मैंने एक्स की डायरेक्शन में कितना यूनिट चली? 2 यूनिट। एक्स की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन था? आई कैप, तो आपने 2 यूनिट चला। ठीक। जेड की डायरेक्शन में कितना चले? 3 यूनिट चले, तो 3j कैप। और किसकी, सॉरी, वाई की डायरेक्शन में 3 और जेड की डायरेक्शन में 4, तो 4k कैप। तो अब अगर इसका डिफरेंशिएशन कोई मुझसे मांगे ना, तो इसका डिफरेंशिएशन डी वेक्टर आर डी टी हर एक का कंपोनेंट होगा। लेकिन गौर करो, यहां मैंने पर्टिकुलरली क्या भर दिया? कांस्टेंट भर दिया। कांस्टेंट भरा तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। ये एक कांस्टेंट वेक्टर हो जाएगा। हाँ या ना? भाई जिसका डेरिवेटिव 0 हो गया, कांस्टेंट वेक्टर हो गया। लेकिन अगर हम 2 3 4 की जगह पर स्केलर पॉइंट फंक्शन भरना चालू कर दें, तो क्या होगा? स्केलर पॉइंट फंक्शन, तो एक प्रॉपर में वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। अब उसका डेरिवेटिव 0 हुई है, कोई जरूरी तो है नहीं। जैसे हम यहां पर कितना भर दें? फाई वन ऑफ एक्स भर दें, या फाई वन ऑफ टी भर दें। यहां पर कितना भर दें? फाई टू ऑफ टी। यहां पर कितना भर दें? फाई थ्री ऑफ टी। और फाई वन, फाई टू, फाई थ्री, ये तीन के तीनों आपके कैसे फंक्शन हैं? स्केलर पॉइंट फंक्शन है और वेरिएबल टी के हैं। तो जब आप आर का डिफरेंशिएशन टी के लिए करोगे तो क्या लिखा जाएगा? डी फाई वन डी टी आई कैप प्लस डी फाई टू डी टी जे कैप प्लस डी फाई थ्री डी टी के कैप। अभी क्लियर हुआ? तो यहां पर नंबर भी आ सकते हैं, यहां पर आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन भी आ सकता है, वेक्टर नहीं है। आप क्लियर हुआ? पूरा मिला करके वेक्टर है। और किसी वेक्टर के कांस्टेंट होने के लिए यह शर्त नेसेसरी एंड सफिशिएंट है कि उसका डेरिवेटिव कितना आ जाए? 0। डेरिवेटिव 0 आया तो वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में कांस्टेंट होगा। और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों में कांस्टेंट है, तो आपका वेक्टर कैसा होगा? सॉरी, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। इस बात को लिख लेना चाहे तो। नोट लगा करके अभी लिखा दे रहे हैं। बोली द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नोट में लिखना। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर ए या फॉर वेक्टर आर, जो भी मन के वो लिख सकते हो। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर वेक्टर ए ऑफ टी या वेक्टर एफ ऑफ टी, जो मर्जी हो वो लिख सकते हो। फॉर वेक्टर ए ऑफ टी टू बी कांस्टेंट, टू बी कांस्टेंट, टू बी कांस्टेंट is that d vector a dt is equal to 0 वेक्टर। ये रहा। किसी वेक्टर का डिफरेंशिएशन 0 वेक्टर आ रहा है तो वो आपका कैसा वेक्टर होगा? कांस्टेंट वेक्टर होगा।
हो गया। अगला लिखना, डबल स्टार करके लिखना। इफ वेक्टर ए is if vector A is a differentiable if vector A is a differentiable vector function of the scalar variable t of the scalar variable t, then and if mod of vector A is equal to small a, then तब ऐसे मामलों में पहली बात d dt of vector A square is equal to 2a d vector A dt, और दूसरी बात सेकंड वेक्टर A डॉट d vector A dt vector A dot d vector A dt is equal to a d vector A dt, a times d vector A dt। लिखो, प्रूफ करते हैं। मुझको ये कुछ गलत छपा लग रहा है, मिसप्रिंट लग रही है। ये जो डी डी टी ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए डी वेक्टर ए डी टी लिखे हैं, ये ना गले के नीचे नहीं उतर रहा, ये डी ए डी टी होना चाहिए था। गलत छापे हैं पक्का, मेरी जानकारी के हिसाब से तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए। जानते हो कैसे कह रहे हैं? वेक्टर ए स्क्वायर किए हैं ना, वेक्टर ए स्क्वायर कितना होता है? मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, हाँ या ना? नहीं, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा यही तो होगा। अब मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना होगा? अब कॉस थीटा में सोचो, कॉस थीटा में आप थीटा बराबर कितना चढ़ाओगे? 0 चढ़ाओगे, तो ये तो ए स्क्वायर बनेगा। ए स्क्वायर बनेगा तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2a, और a आपका हो गया डी ए डी टी हो गया। हम a को कांस्टेंट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो आपका एक स्केलर पॉइंट फंक्शन भी तो हो सकता है। क्लियर हुआ? वो तो ये कहा नहीं कि मॉड ऑफ a इज इक्वल टू a इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं कहा, वो स्केलर पॉइंट फंक्शन भी हो सकता है। तो ऐसे केस में डी ए डी टी होना चाहिए था, ये वेक्टर नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। 1 मिनट वीडियो रुको, हम दूसरी किताब में चेक कर ले, नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। एक तो हमको पेन दे दो, हम इनको सुधार लें, नहीं तो फिर ऐसे एक झटके में इनको लिखेंगे। वेक्टर हटा दो बस खाली ना, गलत लिखा है, गलत लिखा है। दोनों जगह से वेक्टर हटा देना, ऊपर से भी और यहां से भी, दोनों वेक्टर हटा दो, बस स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी आपको। चलो प्रूफ यहीं पर बगल में ही कर लो, अब काहे के लिए इधर उधर रहे ना, लिखना प्रूफ। सुनो, सबसे पहले ना वेक्टर ए स्क्वायर निकाल लो। वेक्टर ए स्क्वायर कितना होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कितना होगा बोलो? अरे ए इंटू ए कॉस थीटा, लेकिन दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना? 0, तो इसका मतलब कितना हो गया? ए स्क्वायर हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट डी डी टी ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ कितना? ए स्क्वायर, ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2a, और फिर कितना हो गया? dA dt। क्योंकि a को कांस्टेंट नहीं कहा है, ख्याल रखना, ये हो सकता है स्केलर पॉइंट फंक्शन हो, तो उसी वेरिएबल t पर डिपेंड भी कर सकता है। क्लियर हुआ? लिख दो 2a dA dt। ये पहला था, इसी तरह दूसरा भी निपटा दो।
दूसरा निपटा जाए। चलो शुरुआत करना। सुनो, अपने को चाहिए क्या? अपने को वेक्टर ए डॉट डी वेक्टर ए डी टी की वैल्यू चाहिए, और इसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास रूल पड़े हुए हैं। यही ना जो आपका वेक्टर ए स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको आप तोड़ दो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। यहीं से शुरुआत कर रहे हैं लिखना, डी डी टी ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए सेकंड इज इक्वल टू कितना होता है, वेक्टर ए डॉट डी वेक्टर ए डी टी प्लस डी वेक्टर ए डी टी डॉट वेक्टर ए। लिखा जा सकता है कि नहीं? इसी को ब्रेक किया हुआ है बस। और अब अपने को चाहिए क्या? a इंटू डी ए डी टी चाहिए। ये बताओ, जब इसको ब्रेक किया तो वेक्टर a डॉट डी वेक्टर ए डी टी, इसकी वैल्यू अपने को चाहिए। क्या इसकी वैल्यू तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो कि नहीं? कितनी आई है? 2a डी ए डी टी। और इसको क्या तुम पलट करके वेक्टर a डॉट डी वेक्टर ए डी टी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? हम इसकी वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू है 2a डी ए डी टी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 वेक्टर a डॉट डी वेक्टर ए डी टी। लिखा जा सकता है कि नहीं? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूट करते हैं, तो क्या 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया कि नहीं? और गौर को जो चाहिए था वो 2 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर a डॉट डी वेक्टर a डी टी इज इक्वल टू a डी ए डी टी। नोट कर लो। हो गया, आगे बढ़ा जाए, मिटाया जाए। लिखना, लिखो, इफ वेक्टर a, if vector a has constant length, has constant length। अच्छा, किसी वेक्टर की लेंथ कांस्टेंट हो जाए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? किसी वेक्टर की लेंथ कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? लेंथ क्या देती है? मैग्नीट्यूड। यानी अगर आपने लेंथ को कांस्टेंट कर दिया तो आपने वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिक्स कर दिया, लेकिन डायरेक्शन आप चेंज कर रहे हो। तुम एक चीज गौर करना, जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, और आपने इसकी लेंथ को फिक्स कर दिया है। ठीक, लेंथ फिक्स करने के बाद आपने इसकी डायरेक्शन पर कोई बात नहीं कि डायरेक्शन इसकी वेरी कर सकती है, तो ये वेक्टर चलेगा किसमें चलेगा? सर्कुलर पाथ में चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर कोलू वगैरह में जो बैल लंधे होते हैं, उनको गौर करो तो जो आप जिस पे उनको बांधे रखते हो, ठीक, वो लंबा वाला डंडा एक फिक्स लंबाई का है, वो तो बदल नहीं सकता, तो ना तो बैल बाहर जा सकता है ना तो अंदर, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन को बदलेगा तो क्या वो उसी गोल गोल चक्कर काटता रहेगा कि नहीं काटता रहेगा? तो जब किसी वेक्टर के लिए आप उसका मैग्नीट्यूड फिक्स कर देते हो, लेकिन आप उसकी डायरेक्शन को लगातार बदलते रहते हो, तो उसका पाथ कैसा होता है? एक सर्कुलर पाथ होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, लिखना, इफ वेक्टर ए हैज कांस्टेंट लेंथ, यानी कि फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, ठीक, देन वेक्टर ए एंड डी वेक्टर ए डी टी, डी वेक्टर ए डी टी, ठीक, आर परपेंडिकुलर,
आर परपेंडिकुलर प्रोवाइडेड, बशर्ते एक शर्त लगी हुई है, प्रोवाइडेड। सोचो, कह रहा है कि अगर आपका जो वेक्टर वेक्टर ए है और डी वेक्टर ए dt है, टेंजेंशियल वेक्टर याद है, टेंजेंशियल वेक्टर dy dx क्या रिप्रेजेंट करता था, स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट करता था, याद है वहां पर। ठीक, तो ये बताओ अगर हम इस पर एक टेंजेंट को ड्रॉ करें तो क्या टेंजेंट की डायरेक्शन यही होगी कि नहीं होगी? अगर ये यहां पर आ गया तो गौर करो, टेंजेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ, अगर ये चलता हुआ यहां आ गया तो टेंजेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तुम एक चीज गौर करो, इनके बीच का एंगल कितना जा रहा है? 90 डिग्री जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये आपका कौन है, वेक्टर ए ऑफ टी है, और ये कौन है, डी वेक्टर ए डी टी है, वो है डी वेक्टर ए डी टी। लेकिन शर्त है, डी वेक्टर ए डी टी का मॉड जीरो नहीं होना चाहिए। डी वेक्टर ए डी टी के मॉड जीरो होने का मतलब इसकी लेंथ ही खत्म हो जाना, तो इसकी लेंथ खत्म नहीं होनी चाहिए। ऐसे केस में ये दोनों वेक्टर, वेक्टर ए और इसका डेरिवेटिव, दोनों हमेशा एक दूसरे के कैसे आएंगे, परपेंडिकुलर निकल करके आएंगे। क्लियर हुआ? लिखना, प्रोवाइडेड, बशर्ते मॉड ऑफ डी वेक्टर ए डी टी डज नॉट इक्वल टू जीरो, डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मॉड जीरो नहीं होना चाहिए। यही वहां पर कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड पे लिखाए थे, याद आ रहा है? ऐसा ही कुछ फिगर था वहां भी, तुम मत सोचो अर्पित, इन लोगों को बता रहे हैं, इन लोगों के लिए लिखाए थे। चलो शुरू हो जाओ, कैसे लगेगा? ये तो ग्राफिकली तो दिख गया, वैसे कैसे लगेगा? सॉल्यूशन लिखना, सॉल्यूशन, वेक्टर ए हैज अ कांस्टेंट लेंथ, वेक्टर ए की लेंथ कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट होने का मतलब है मैग्नीट्यूड का फिक्स होना, तो हम मान लेते हैं, माना मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू स्मॉल ए मान लेते हैं। लिखना, लेट मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू स्मॉल ए, ठीक, ब्रैकेट में ऐसे लिख देना, कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक। देन अपने को चाहिए क्या? अपने को कहना है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? जीरो आएगा। इसका मतलब मेरे को वेक्टर ए डॉट डी वेक्टर ए डी टी निकालना पड़ेगा। अभी अभी तो मैंने निकाला हुआ है, अभी अभी निकाला हुआ है, हाँ या ना? डी वेक्टर ए डी टी निकाले हुए हैं, तो लिख दे, सीधे लिखे बाई प्रीवियस न्यूमेरिकल, इफ देन बाई प्रीवियस न्यूमेरिकल, देन बाई प्रीवियस न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल था, थ्योरम था, रिजल्ट था, क्या था? रिजल्ट था। देन बाई प्रीवियस रिजल्ट ही था, क्या था? रिजल्ट था ना। देन बाई प्रीवियस रिजल्ट डी डी टी ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना आया था? ए डी टी, ठीक। लेकिन ए आपका कौन है? वेयर ए इज इक्वल टू मॉड ए, ठीक, और है कौन? कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो सोचो डी डी टी ये आपका कितना बन गया? ये आपका बन गया जीरो, डी डी टी जीरो, भाई कांस्टेंट का डिफरेंस। और इसकी वैल्यू तुमको पता है क्या थी? इसकी वैल्यू थी वेक्टर ए डॉट डी वेक्टर ए डी टी। भूल गए? भूल गए? जब इसको ब्रेक करोगे तो कितना आएगा? ब्रेक करोगे तो वेक्टर ए डॉट डी वेक्टर ए डी टी, और इसके बाद फिर प्लस डी वेक्टर ए डी टी डॉट वेक्टर ए, जिसको हम लोग लिखे थे टू वेक्टर ए डॉट डी वेक्टर ए डी टी, और टू को इधर हटा करके खत्म करो, वेक्टर ए डॉट डी वेक्टर ए डी टी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? नोट करो। कहां पर बच्चे? इसमें टू आएगा, यहां पर हम टू रखेंगे और टू को नीचे भेज देंगे, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा रख दें, रख दें, लो रख दिया। कहां पर और टू था? ये नहीं, ए स्क्वायर था, वेक्टर ए स्क्वायर था। कंफ्यूज हो?
कहां पर? ये 2a dA dt था। 2a रखने की जरूरत भी नहीं है बच्ची। अच्छा रख देते हैं, हम समझ गए तुम्हारी बात को, वो हम ऑलरेडी उसको बैलेंस मान लिए। ठीक, 2 dA dt था, तो 2a dA dt। अब इस 2 को हटा दे रहे हैं, अब तो सही है। हाँ मैंने 2 छोड़ दिया था जल्दबाजी के चक्कर में, लिख दो। ये ध्यान रखना, ये जीरो वेक्टर नहीं कहा है, ये भी जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो वेक्टर हो गया ना तो डायरेक्शन नहीं है, काहे का परपेंडिकुलर मार रहे हो तो। क्लियर हुआ? तो आगे यहीं पर लिख देना प्रोवाइडेड, यही वाली शर्त लगा देना, प्रोवाइडेड मॉड ऑफ डी वेक्टर ए dt डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, यही बात। तुमको अगर याद हो तो मैंने कहा था जिस वेक्टर का डेरिवेटिव 0 है उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लिखाई है। ठीक, कहे थे कि अगर वेक्टर का डेरिवेटिव 0 हो गया तो वेक्टर कांस्टेंट, कैसा वेक्टर हुआ? कांस्टेंट वेक्टर हुआ। और अगर कांस्टेंट वेक्टर है तो डेरिवेटिव 0। क्या आपको कांस्टेंट वेक्टर दिया गया है? नहीं दिया गया है। काहे हाँ में सिर हिलाते हो बालक? नहीं दिया गया आपको, सिर्फ इतना कहा गया कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की कोई बात नहीं कही, तो आपको कांस्टेंट वेक्टर नहीं दिया गया है। अगर कांस्टेंट वेक्टर होता तो डेरिवेटिव 0 होता, कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो डेरिवेटिव तो वैसे भी 0 होने वाला नहीं है। क्लियर हुआ? तो यहां लिख देना प्रोवाइडेड मॉड ऑफ डी वेक्टर ए dt डज नॉट इक्वल टू 0। ये बात समझ तो आ रही है? नहीं आ रही? नहीं आ रही ना? सुनो, उसने एक बात कही हुई है, उसने कहा है वेक्टर ए हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, बस इतना ही लिखा है उसने, कांस्टेंट। डायरेक्शन की कोई चर्चा उसने नहीं की है। जब वो डायरेक्शन की चर्चा नहीं करा तो आप डायरेक्शन को कांस्टेंट नहीं मान सकते हो। क्लियर हुआ? इसका मतलब मेरा वेक्टर, वेक्टर ए इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर, नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। मेरा वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, और अगर मेरा वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर नहीं है तो इसका डेरिवेटिव कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि डी वेक्टर ए dt डज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। और अगर ये 0 नहीं हो सकता तो इसका मॉडुलस भी कभी भी 0 नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं? ये वाली शर्त की हम बात कर रहे हैं, तो यहीं पर लगा देना प्रोवाइडेड, बशर्ते प्रोवाइडेड mod of d vector a dt does not equal to 0। ये क्लियर हुआ? कुछ पा चुके हो यहां से, अगर ध्यान दो तो कुछ मिल चुका है। दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर टू बिकम्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। भूल गए? अभी अभी तुमने क्या लिखा? अभी अभी तुमने लिखा अगर वेक्टर एक कांस्टेंट लेंथ का है, मतलब फिक्स्ड मैग्नीट्यूड का है, तो वो हमेशा डी वेक्टर ए dt के परपेंडिकुलर होगा, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। कल को कोई तुमसे पूछे कि एक वेक्टर की लेंथ कांस्टेंट है, शर्त क्या होगी? तो यही तो शर्त होगी। दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर टू बिकम्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। मैंने पीछे वेक्टर के कांस्टेंट होने की शर्त बताई है। एक वेक्टर कांस्टेंट तब होगा जब उसका डेरिवेटिव कितना होगा? 0। और वहां कांस्टेंट होने का मतलब है कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड होना, कांस्टेंट इन लेंथ होना। लेकिन बंदे ने, सामने वाले ने सवाल ही घुमा दिया, उसने कहा कांस्टेंट इन डायरेक्शन तो नहीं है, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड है। अब शर्त क्या होगी? तो अब शर्त ये नहीं कि डेरिवेटिव 0 कर दो, अब शर्त ये है कि वेक्टर का उसके डेरिवेटिव के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। लिखो इसी बात को, नोट करके लिखो। नोट बोले द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अरे ये शर्त बड़ी जरूरी है, छोटे से में लगा देगा सोचते रहो इधर उधर। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर, वेक्टर ए ऑफ टी,
the necessary and sufficient condition for a vector a of t to have constant magnitude is यही लिख दो, वेक्टर a डॉट d वेक्टर a dt इज इक्वल टू 0। वेक्टर a डॉट d वेक्टर a dt इज इक्वल टू 0 लिख दिए। इन्हीं पर इनको रोक देना आज की तारीख में। कुछ पल्ले पड़ा 2-4-10%। कुछ नया था बीएससी से? बीएससी वाले तो इसी में त्रस्त हैं, क्या नया क्या पुराना, कुछ था नया? ये सब कुछ बीएससी में नहीं पढ़ाया गया था। सोचो सेमेस्टर का नुकसान कितना है। अच्छा, जितना पढ़ाया गया उतना भी नहीं पूछा गया। अच्छी बात तो ये थी